इंटरमिनेबल के 11वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि खुनियाई के बारे में रूडी का भाई उन दोनों को कुछ भी नहीं बताता, जिसके बाद रूडी और केवटा वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर केवटा को देखने के बाद खुनियाई को फिर से उसके पास्ट की याद आती है और आगे हम देखते हैं कि कहानी फिर से पास्ट में चली जाती है। यहाँ पर सोफी का भाई खुनियाई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और वो उसे कह रहा था कि तुमने मेरे पिताजी को क्या बताया। जिसके बाद वो सीन के साथ भी झगड़ा करता है और खुनियाई की भी कॉलर पकड़ के उसे कहता है कि तुमने मेरे पिताजी को आखिर क्या ब्रेन वॉश किया मेरे बारे में। लेकिन तभी खुनियाई उसे कहता है कि तुम्हारी काली कारनामों के बारे में तुम्हारे पिताजी को ज़रूर पता चल गया होगा, इसकी वजह से उन्होंने तुम्हें डांटा। लेकिन तभी सोफी का भाई खुनियाई को मारने जाता है, लेकिन तभी बीच में सोफी आ जाती है और उसके भाई को डांट देती है और उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जिसके बाद फिर से उसके पिताजी उसको डांट देते हैं और सोफी का भाई भी खुनियाई की तरह गुस्से से देखता है। और आगे हम देखते हैं कि सोफी का भाई उसके नौकर को कहता है कि उस खुनियाई के बारे में सारी गॉसिप्स टाउन में बताओ। आगे वो अपने नौकर से कहता है कि मैं मेरे पिताजी को ये दिखा कर दूंगा कि उनका असली बेटा कौन है, मैं या फिर वो एडॉप्टेड खुनियाई। और आगे हम देखते हैं कि केवटा का दोस्त कान काफ़ी ज़्यादा सैड मूड लेकर क्लास के यहाँ पर एंटर कर रहा था, लेकिन तभी केवटा वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इतने जल्दी क्यों आ गए आज। लेकिन तभी उसका दोस्त कान उसे इग्नोर करके आगे निकलने लगता है, लेकिन तभी केवटा उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन तभी कान उसे डांट देता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें जो एडवाइस दी थी उसके बारे में तुम कुछ भी नहीं सोच रहे हो, मैं जो भी तुमसे कहता हूँ उससे तुम्हारा कोई भी लेना देना ही नहीं है, तो इसके बारे में हम बातचीत नहीं करते हैं अभी से। ऐसे भी बात करके होगा क्या, तुम मेरी बात तो सुनोगी नहीं। और आगे वो केवटा के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगता है और उसे कहता है कि अगर तुम मुझसे समझाने के लिए यहाँ पर आए हो तो मुझे नहीं लगता कि मैं समझूंगा तुम्हारी बात को। और वो गुस्सा होकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तब भी केवटा उसे कहता है कि भले ही हमारे ओपिनियंस अलग अलग है लेकिन हम पहले की तरह तो दोस्त रह सकते हैं ना। लेकिन तभी उन दोनों की नज़र उनके साथ बैठी हुई दो लड़कियों के पास जाती है जो खुनियाई के बारे में गॉसिपिंग कर रही थी। वो दोनों ही उन दोनों को बोलते हैं कि तुम किसके बारे में बातचीत कर रही हो, और वो लड़कियां भी उनसे कहती है कि तुम दोनों को नहीं पता क्या पूरा टाउन इसके बारे में बातचीत कर रहा है। खुनियाई का यहाँ पर डांस करने वाली एक लड़की के साथ अफेयर है। आगे वो लड़कियां ये बातचीत करने लगती है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वो लड़की है कौन। लेकिन तभी उनकी बातों से कान इरिटेट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है गुस्से से, और केवटा भी उसके पीछे दौड़ता है। और आगे हम देखते हैं कि सोफी के पिताजी भी खुनियाई के बारे में इस बारे में बातचीत कर रहे थे उसके साथ। वो आगे उससे कहते हैं क्या रूमर्स ट्रू है जो फैल रहे हैं पूरे टाउन में तुम्हारे वजह से। लेकिन तभी सोफी भी अपने पिताजी से कहती है कि जो भी रूमर्स है से भी ज़्यादा फेक है, लोगों को बस इनके बारे में बातचीत करनी है। आगे सोफी भी खुनियाई से कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ है ना खुनियाई। लेकिन तभी खुनियाई उनसे कहता है कि नहीं ये बात सच है। लेकिन तभी खुनियाई की बात सुनने के बाद सोफी भी इमोशनल हो जाती है। खुनियाई से कहती है कि आखिर वो शख्स है कौन जिससे तुम प्यार करते हो। लेकिन खुनियाई उसे बताने से मना कर देता है और उससे कहता है कि वो इंसान नहीं चाहता कि मैं तुम्हें बताओ। लेकिन तभी खुनियाई की बातें सुनने के बाद सोफी के पिताजी उससे कहते हैं कि उस लड़की से ब्रेकअप कर लो ताकि मैं तुम्हारी और सोफी की शादी करा सकूँ। खुनियाई भी अपने पिताजी से कहता है कि आप ये क्या बात कर रहे हैं। सोफी के पिताजी भी खुनियाई से कहते हैं कि तुम्हें सरप्राइज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, पूरा टाउन चाहता है कि मैं तुम्हारी शादी सोफी से करवाने वाला हूँ। लेकिन तभी उनकी बात को रोकते हुए खुनियाई उनसे कहता है कि मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं सोफी को सिर्फ अपने बहन के तौर पर ही मानता हूँ। और सोफी भी खुनियाई से रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन तभी खुनियाई उनसे कहता है कि आप कुछ भी कर ले लेकिन मैं सोफी से शादी नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद सोफी भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। सोफी के पिताजी भी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि फिर तुम ये घर छोड़कर यहाँ से चली जाओ। गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं और सोफी भी रोती रहती है। आगे हम देखते हैं कि क्या खुनियाई को मिलने के लिए उसके घर के बाहर खड़ा था, लेकिन तभी सीन उसके पास आकर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और क्या सीन से कहता है कि मैंने पूरे शहर में रूमर सुने खुनियाई और मेरे बारे में, तो मैं उससे मिलने के लिए आ गया चिंता में। खुनियाई कैसा है ताकि सीन खुनियाई के बारे में उसे बता देता है कि सोफी के पिताजी को भी पता चल गया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा है और उन्होंने उसे ये घर छोड़कर जाने के लिए बोला है। और आगे वो और आगे सीन क्या को ये भी बताता है कि खुनियाई को सोफी को शादी करने के लिए बोला गया था लेकिन उसने मना कर दिया। लेकिन तभी क्या भी शौक हो जाता है और सिन से कहता है कि मैं यहाँ पर आया था इसके बारे में, खुनियाई को कुछ भी मत बताना। और क्या भी वहाँ से चला जाता है। और आगे हम देखते हैं कि खुनियाई और सीन उसके दोस्त कान को उसके बारे में पूछ रहे थे, लेकिन वो उन्हें बताने से मना कर देता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। जिसके बाद सीन और कान के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाती है। लेकिन तभी खुनियाई उसके दोस्त कान से कहता है कि प्लीज़ क्या को बताना, जब भी वो रेडी हो मुझसे आकर मिले। और कान भी वहाँ से चला जाता है और सिन भी खुनियाई से कहता है कि बहुत दिन हो गए कि आपको नहीं मिला है। खुनियाई भी उससे कहता है कि वो रूमर्स की वजह से डर गया होगा। और आगे हम देखते हैं कि कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर सीन खुनियाई को सैड देखकर ये बोल रहा था कि पास्ट हो या प्रेजेंट दोनों ही एक दूसरे को नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सैड है।
और आगे हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में क्या रूडी के साथ ड्राइंग बना रहा था, लेकिन तभी रूडी भी उससे कहती है कि तुम खुनियाई को अभी भी नहीं दिख पा रहे हो। क्या अभी रूडी से कहता है कि आने में देख पा रहा हूँ, और लेकिन मांग ने मुझे कहा था कि जब सही समय होगा तभी मैं सच्चाई को जान पाऊंगा। जिसके बाद रूडी भी क्या को दिलासा देती है। और आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर वो इंसान आ जाता है जो बिल्कुल खुनियाई के जैसे दिख रहा था, और वो क्योटा को देख कर हंसता है और उसके क्लास के अंदर एंटर करता है। अंदर आने के बाद वो सभी को ग्रीट करता है और रूडी भी उसे देखकर चौंक जाती है और क्योटा से कहती है तो वही है जो खुनियाई के साथ जैसा दिख रहा था, जैसा उस दिन उसे देखा था। मैंने सुना है कि ये हमारे प्रोफेसर अजिन के जगह पर आया है और ये इटली से है। लेकिन तभी वो शख्स सबका इंट्रोडक्शन करवाता है अपने आप से और कहता है कि मैं प्रेम हूँ, तुम सभी का नया इंस्ट्रक्टर। आगे वो क्योटा को देखकर कहता है कि सभी अपना काम करे। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि प्रेम कोई क्योटा दिखा जा रहा था, लेकिन तभी वो उसके करीब आकर उसे कहता है कि तुम्हारी पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन तभी वो उसके और भी ज़्यादा करीब आ चुकर उसे कहता है कि हम मिले थे, क्या तुम्हें याद है उस दिन। और क्योटा भी उसे हाँ बोल देता है और प्रेम भी उसे कहता है कि मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हें याद है। लेकिन तभी प्रेम उसके सामने की तारीफ करने लगता है पूरे क्लास के सामने। क्योटा भी उससे कहता है कि मैं मेरी मेमोरी से ड्राइंग करता हूँ, उसकी वजह से मेरी ड्राइंग अच्छी है। और प्रेम भी उससे कहता है कि तुम्हारी ड्राइंग इसलिए अच्छी है क्योंकि तुम्हारी मेमोरीज भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होगी। आगे हम देखते हैं किसी ने उसके बेटे को डांट देता है, लेकिन तभी उसका बेटा उससे कहता है कि तुम लोगों ने ये सब प्लान किया था और जानबूझ के तुम दोनों क्योटा के सामने नहीं आ रहे थे, उसकी वजह से मुझे भी तकलीफ हो रही थी। लेकिन तभी सीनो से कहता है कि ये गुड बाय कहने से तो बेहतर ही है हम उसके सामने ना आए। लेकिन तभी आके हम देखते हैं कि क्योटा फिर से प्रार्थना कर रहा था और वो तभी बेहोश हो जाता है और खुनियाई भी उसे देख रहा था इमोशनल होकर। और क्योटा भी यही कह रहा था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है खुनियाई की। लेकिन तभी सिन भी उससे कहता है कि फिर से सोच ले एक बार खुनियाई, आप सच में क्योटा के सामने नहीं आना चाहते। और आगे हम देखते हैं कि क्योटा ड्राइंग कर रहा था और खुनियाई भी उसे दूर खड़े रहकर देख रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर प्रेम आ जाता है और क्योटा को भी एहसास होता है कि खुनियाई वहाँ पर है, लेकिन तभी वह उसे देखकर चौंक जाता है। और उसके करीब बैठते हुए प्रेम भी उससे कहता है कि खुनियाई फिर से वही लड़का, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर वो दिखता कैसा है। खुनियाई भी प्रेम को देखकर चौंक जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि खुनियाई वहाँ से गायब हो जाता है और आगे प्रेम भी क्या उसे कहता है कि तुम क्या देख रहे हो। लेकिन तभी क्या उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। लेकिन तभी रूडी वहाँ पर आ जाती है और क्या उसे कहती है कि मैं ही से यहाँ पर लेकर आई हूँ। आगे वो उसे कहती है कि ये तुम्हारे व्हाइट हाउस की डिज़ाइन करना चाहता था। लेकिन तभी क्योटा उसे कहता है कि मुझे माफ़ करना लेकिन पॉसिबल नहीं है। लेकिन तभी प्रेम उसे कहता है कि क्यों नहीं, तुम्हारा घर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन तभी क्योटा उसे कहता है कि इस घर का ओनर तुम्हें अलाउ नहीं करेगा। लेकिन तभी उसकी बात को काटते हुए प्रेम उसे कहता है कि इस घर के ओनर तो तुम हो, है ना। लेकिन तभी रोडी भी प्रेम से कहती है कि क्योटा ओरिजिनल ओनर नहीं है। लेकिन तभी रोडी उसे सजेस्ट करती है क्या को कि वो उसे वातावरण टेम्पल में लेकर जाए। बाकी हम देखते हैं कि वो फिर से उनकी यूनिवर्सिटी में थे। लेकिन तभी प्रेम उनसे कह रहा था कि तुम फिर से उनसे बातचीत करते हुए नहीं दिख सकते कि तुम्हारा हो घर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन तभी वो उन दोनों से कहता है कि मैं बस अपना सामान रख के आया, फिर मैं तुम दोनों को घर छोड़ दूंगा। और वो अंदर चला जाता है। लेकिन तभी क्योटा रोडी से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। लेकिन रोडी तभी उससे कहती है कि क्योटा मेरी बात सुनो, मिस्टर प्रेम जो है वो तुम्हें पसंद करते हैं और मुझे लग रहा है कि इस बार तुम्हारा प्यार तुम्हें मिल ही जाएगा। लेकिन तभी क्योटा उसकी बात को काटते हुए से कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो खुनियाई नहीं है। लेकिन तभी रोडी उससे कहते हैं कि वो खुनियाई की जैसा तो दिखता है। लेकिन तभी क्योटा भी उससे कहता है कि मैं सिर्फ खुनियाई को ही प्यार करता हूँ और उसे कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता मेरी ज़िंदगी में। और आगे रोडी भी क्योटा से माफ़ी मांगती रहती है। लेकिन तभी वहाँ पर सोफी आ जाती है, क्योटा को देखती रहती है। लेकिन तभी वहाँ पर प्रेम भी आ जाता है और उसे देखने के बाद भी सोफी काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। लेकिन तभी उसे खुशी भी होती है कि उसने फिर से उसके खुनियाई को देख ही लिया। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि सोफी उसे ड्राइंग के सामने बैठी हुई थी जो क्योटा ने बनाई थी खुनियाई की। लेकिन तभी उसे याद आता है कि कैसे क्योटा ने उसे बताया नहीं था कि वो खुनियाई से नहीं मिला है। वो सब याद करने के बाद सोफी ये कहती है कि तो उसने उस दिन मुझसे झूठ बोला, अभी तो वो उसके साथ ही घूम रहा है। आगे सोफी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी करती है और कहती है कि वो पहले की जैसे ही काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलता है। दूसरा जन्म लेने के बाद भी वो नहीं बदला, उसने मुझे दोबारा से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। आगे हम देखते हैं कि सोफी फिर से व्हाइट हाउस में आई थी क्योटा से मिलने के लिए और वो उसे डेजर्ट सर्व कर रही थी जो उसने उसके लिए बनाया था। लेकिन तभी क्योटा उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। और सोफी उसकी बात को काटते हुए से कहती है कि तुम मुझसे ऐसे की बात कर रहे हो, आखिर तुम मेरे बहन के बेस्ट फ्रेंड हो तो हमें फैमिली हुए। जाके वो क्योटा को उसके बनाए हुए डेजर्ट ट्राई करने को बोलती है और क्योटा भी उसका बनाया हुआ डेजर्ट खाता है। और सोफी भी आगे उससे कहती है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुमसे कुछ जानना चाहती हूँ। रागी सोफी उसे खुनियाई की पेंटिंग दिखाती है जो उसने बनाई थी और उसे देखने के बाद क्योटा भी शौक हो जाता है और सोफी भी उससे कहती है कि तुम्हारी ड्राइंग है ना।
और क्योटा भी उसे कहता है कि आखिर तुम्हें ये ड्राइंग कहाँ से मिली, और सोफी उसे बताती है कि वो उसने आइजिन से खरीदी थी। लेकिन तभी सोफी उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और उसे गुस्सा करते हुए देखने के बाद क्योटा को याद आता है कि कैसे पास्ट में उसने उसकी बाल काटे थे गुस्से में, और वो लेडी सोफी है। क्योटा भी उससे गुस्से से बोलता है कि लेडी सोफी आप। लेकिन तभी वो सोफी को देखकर काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी हो गया था, और सोफी भी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देख रही थी। लेकिन तभी उसके गले में तकलीफ होने लगती है। इस बात का एहसास खुनियाई को भी होता है। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि क्योटा बेहोश हो जाता है। उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर आता है और क्योटा भी खुनियाई को करता रहता है। लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है। सोफी को भी आगे हम देखते हैं कि कहानी फिर से पास्ट में जड़ जाती है कि क्योटा टहल रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर सीन आ जाता है और उसे कहता है कि खुनियाई की जान खतरे में है। मैंने सुना है कि उसने रिवर में अपनी जान देने की कोशिश की। और इस सुनने के बाद क्योटा भी डर जाता है और सिन के साथ चला जाता है खुनियाई को देखने के लिए। और आगे हम देखते हैं कि खुनियाई को कुछ भी नहीं हुआ था, जिसके बाद क्योटा को भी समझ आता है कि सिन ने उसके साथ झूठ बोला। खुनियाई भी उसे कहता है कि मैंने ही सिन को ऐसा करने के लिए कहा था, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए नहीं आते। लेकिन तभी खुनियाई उससे कहता है कि वो बस एक रूमर है, तो मुझे इसे इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन क्योटा भी उससे कहता है कि अगर मैंने तुम्हें इग्नोर नहीं किया तो तुम्हारी जान को और भी ज़्यादा खतरा हो जाएगा। ताकि खुनियाई भी क्योटा से ये कहता है कि अगर तुम मुझसे नहीं मिल रहे हो तो मैं भी मर जी जाऊँगा। ताकि हम देखते हैं कि क्योटा के और खुनियाई के बीच में सिर से सब कुछ ठीक हो जाता है, जिसके बाद उसके साथ बोट पर चला जाता है घूमने के लिए, जहाँ पर खुनियाई फिर से उसके प्यार का इजहार करता है क्योटा को। और क्योटा भी पिघल जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा किस करते हैं पैशनेटली, और आगे वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। और अगली सुबह हम देखते हैं कि सोफी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि खुनियाई इसका घर छोड़कर जा रहा था। और आगे उसके पिताजी के साथ भी वो माफ़ी मांगता है और उन्हें थैंक यू भी बोलता है वो अनाथ होने के कारण उससे बड़ा करने के लिए। लेकिन तभी सोफी के पिताजी भी उसे ताना मारते हैं कि वो सोफी से शादी ना करके एक लोअर क्लास डांसर से शादी कर रहा है, जिसकी बहुत बड़ी गलती है, और वो गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं और सोफी भी रोने लगती है। लेकिन तभी सोफी भी उसके करीब आकर उससे कहती है कि तुम सचमुच में ये कर रहे हो, और खुनियाई भी उससे कहता है कि मैं कितनी भी ज़्यादा दूर हो जाऊँ लेकिन तुम मेरी बहन ही रहोगी। लेकिन तभी खुनियाई देखता है कि सोफी काफ़ी ज़्यादा रोने लगी थी और वो उसे कम्फर्ट करने की कोशिश करता है अपनी बातों से। आगे वो सोफी से माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता है जिन के साथ। लेकिन तभी सोफी भी चिल्लाने लगती है ज़ोर से। उसके जाने के बाद ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए रोने लगती है और उसकी नौकरानी भी उसे कम्फर्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी सोफी गुस्से में रोते हुए अपनी नौकरानी से कहती है कि मुझे पता है कि खुनियाई को वो डांसर जो पसंद है वो रूडी नहीं है। आगे वो अपनी नौकरानी को ऑर्डर करती है और उसे कहती है कि वो कौन है उसका पता लगाओ। आगे सोफी गुस्से से उसे कहती है कि वो जो भी है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आगे हम देखते हैं कि खुनियाई त्याग को उसी व्हाइट हाउस में लेकर आता है जो उसने उसके लिए बिल्ड किया था, और वो उसे कहता है कि हमारा घर है, इस घर को मैं तुम्हारे लिए काफ़ी दिनों से बना रहा था ताकि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रह सकूँ और हम एक फैमिली की शुरुआत कर सके एक साथ। राकी खुनियाई क्योटा का हाथ पकड़ के उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ रहने के लिए यहाँ पर शिफ्ट हो जाए। क्योटा भी मान जाता है, जिसके बाद खुनियाई उसे फिर से किस करता है। लेकिन तभी उन दोनों को किस करते हुए क्योटा का दोस्त कान देख लेता है और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और गुस्सा भी था दोनों को करीब देखकर। आगे हम देखते हैं कि सोफी इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि उसी की नौकरानी ने उसका हुक्म नहीं माना था। तो उसे अभी तक पता नहीं था कि आखिर खुनियाई का फिर किस लड़की से चल रहा है उस डांस क्लास में। लेकिन तभी वहाँ पर क्योटा का दोस्त कान आ जाता है और सोफी को ग्रीट करता है। लेकिन तभी उसकी नौकरानी कान से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कान आगे आकर सोफी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि वो खुनियाई से रिक्वेस्ट करे कि वो उसके छोटे भाई से दूर रहे। ताकि वो सोफी को बताने लगता है कि मेरा छोटा भाई काफ़ी ज़्यादा यंग है, उसे नहीं जानता कि क्या सही है क्या गलत है। ताकि वो उसे भी कहता है कि अगर इसके बारे में किसी को पता चल गया तो खुनियाई के लिए मुसीबत हो जाएगी। सोफी भी उससे कहती है कि तुम्हारा छोटा भाई कौन है। कान उससे कहता है कि क्योटा, और सभी चौंक जाते हैं। सोफी से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और वो कान के ऊपर चिल्ला देती है और उसे कहती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। आगे हम देखते हैं कि क्योटा का नाम सुनने के बाद सोफी को पैनिक अटैक आ रहा था। उसकी नौकरानी भी उसके जले के ऊपर नमक छिड़क रही थी, ये बोलकर कि क्योटा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। लड़कियों से और उसे देखकर उसे शक हो गया था। ताकि वो उसके कान भरने लगती है क्योटा के खिलाफ कि उसने ही खुनियाई को सीडीज किया होगा अपनी अब तरफ। लेकिन तभी सोफी उसकी नौकरानी से कहती है कि मेरे पिताजी कहाँ पर है, और उसकी नौकरानी उसे कहती है कि वो उस दिन से यहाँ से चले गए हैं। और सोफी उसे कहती है कि इस मैटर को मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। और तभी इंटरमिनेबल के 12वें एपिसोड का एंड हो जाता है।